जब आप छोटे क्लास में थे तब आपको सबसे पहली चीज़ क्या सिखाई जाती है? सबसे पहली चीज़ आपको डिजिट के बारे में बताया जाता है। उस डिजिट के बारे में जब आप नंबर के रूप में पढ़ते हो, यानी कि डिजिट का ऐड करना, सबट्रैक्ट करना और साथ में डिवीज़न मल्टीपल करना सिखाया जाता है। अर्थात उस एक नंबर सिस्टम बनाया जाता है, यानी एक मैथमेटिक्स की दुनिया बनाई जाती है। उस मैथमेटिक्स में जब हम डिजिट के बारे में जानते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 आपको सिखाया जाता है, तो उसके बाद आपको उस नंबर में आपस में ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, डिवीज़न करना, मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया जाता है। फिर जैसे जैसे आप धीरे धीरे अगले क्लास में पहुँचते हैं तो आपको उन सभी डिजिट से संबंधित एचसीएफ, एलसीएम वगैरह वगैरह सब निकालना बताया जाता है। फिर और अगले क्लास में चलते हैं तो आपको जैसे क्लास 9th में जब आए आप, तो आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया। नंबर सिस्टम में आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहली चीज़ आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर, गिनती की संख्याएं, यानी कि 1 2 3 4 5, इनको हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे। और साथ में यदि उसी में जीरो को सम्मिलित करते थे तो हम लोग होल नंबर के रूप में बोलते थे। फिर और उसको आगे सेटिस्फाई किया तो इंटीजर के बारे में पढ़े। और सबसे लास्ट में महत्वपूर्ण चीज़ आपने क्या पढ़ा? रियल नंबर के बारे में। तो उस रियल नंबर के बारे में आपने क्या पढ़ा था? आपने ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ी थी? नंबर सिस्टम में। बोर्ड पर ध्यान देना, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा था। और नंबर सिस्टम में आपने क्या पढ़ा था? सबसे लास्ट में जो क्लास 9th में पढ़ा था वो पढ़ा था आपने रियल नंबर। क्या पढ़ा था आपने? रियल नंबर। रियल नंबर को आपने दो तरीके से पढ़ा था। पहला आपने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो आपने रेशनल और इरेशनल के बारे में तो कई प्रकार की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। रेशनल नंबर किसी को कहते हैं, इरेशनल नंबर किसी को कहते हैं। तो आपने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि जिस नंबर्स को या जिस रियल नंबर्स को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q किसको बिलोंग करते हों? इंटीजर को। और साथ में जो Q की वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 होती है, तब हम कहते थे कि वैसा नंबर क्या है, कैसा है? रेशनल नंबर। ठीक है। और इसमें एग्जांपल आप जैसे समझ सकते हैं कि ऐसे हमने एग्जांपल लिया था कुछ 1/2 लेकर के, आज जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल, परफेक्ट वर्गमूल या परफेक्ट रूट निकल जाता है, उसको भी हम लोग बोलते थे रियल नंबर। और जो इस प्रकार का 2.4343 ऐसे करते करते, मतलब कि डेसिमल के बाद कोई रिपीटिंग डेसिमल आता था, रिपीटिंग नंबर आता था। इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती थी? रेशनल। तो इरेशनल में आपने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था एग्जाम्पल में कि जिनका परफेक्ट रूट नहीं निकलता, जैसे मान लीजिए वर्गमूल में 7 है, उसी प्रकार से वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 5, ये सब क्या हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इनका वर्गमूल, परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकल सकता। दूसरा आपने पढ़ा था कि जब किसी भी नंबर्स का परफेक्ट क्यूब ना निकले, जैसे मान लीजिए 7 या ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं 29, इन सब का परफेक्ट क्यूब नहीं निकलता है। ठीक, इनका परफेक्ट क्यूब नहीं निकलता है, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। और तीसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, यानी कि जिनका दशमलव के बाद कोई रिपीट अलाउड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 2.10100100000, इस प्रकार से ये एंड सो ऑन। तो इस प्रकार के जो नंबर आपने पढ़े थे ये इरेशनल नंबर थे। और चौथा आपने महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पढ़ा था वो था पाई, क्योंकि पाई एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ये आपने कहाँ पढ़ी है? क्लास 9 के। और क्लास 9 में आपने रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ा है, मतलब कि आपने लास्ट में रियल नंबर के बारे में पढ़ा। तो इसी प्रोसेस को हम और आगे बढ़ाएंगे इस क्लास 10th के पहले चैप्टर में, और देखेंगे
कि ये रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल और इरेशनल को मिला करके हम जब और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग वास्तव में क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सबसे पहली चीज़ इस पहले क्लास 10 के पहले वाले चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो हो डिवीज़न आती है। क्या आती है सबसे पहले, डिवीज़न या डिवाइड बोलते हैं, डिवाइड। सबसे पहली चीज़ होती है डिवाइड। इसके बारे में चर्चा करेंगे और अब तक इस पूरे क्लास में केवल डिवाइड के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिवाइड क्या होता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक ऐसा नंबर है 2 नंबर, इस 2 नंबर से मैं किसी और नंबर में डिवाइड करता हूँ। वो है, मान लीजिए सपोज कीजिए 5 है, तो 5 में डिवाइड करने पर हमको 2 बार में 2 2 जा 4 आता है और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, अब और हमने किसी और नंबर में डिवाइड किया इसी 2 से मान लीजिए 6 में डिवाइड किया, तो 2 3 जा 6 आता है और इस सेसफल आता है 0, यानी कि रिमाइंडर 0 सब्ट्रैक्ट करने पर मिलता है। इसी प्रकार से एक और नंबर में हमने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 7 में, तो 2 3 जा 6 और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 रिमाइंडर बचता है। यदि हम 7 के बाद 8 में उसी 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2 4 जा 8 और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 0 प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है कि जब भी हम किसी नंबर में 2 से डिवाइड करते हैं, वो नंबर या तो 1 डिजिट का हो या तो 2 डिजिट का हो, उस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 या तो 0 आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कुछ 2 अंकों का। मान लीजिए हमें डिवाइड करना है 3 से, तो 3 से हमने डिवाइड किया 9th में। 9th में डिवाइड करने पर 3 3 जा 9 आता है और सब्ट्रैक्ट करने पर 0 रिमाइंडर बचता है। यदि हम 9 के बाद 10 में डिवाइड करते हैं, 10 में 3 से, तो 3 से डिवाइड करने पर हमें 3 3 जा 9 और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 रिमाइंडर बचता है। यदि 10 के बाद हम 11 में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 3 जा 9 और ये हमें रिमाइंडर देता है 2। अब यदि 11 के बाद हम 12 में डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 4 जा 12 आता है और सब्ट्रैक्ट करने पर 0 रिमाइंडर बचता है। अब क्या अगर 12 के बाद यानी 12 के बाद 13 में डिवाइड कर 3 से, तो हमें क्या मिलेगा, तो 3 4 जा 12 और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 रिमाइंडर बचता है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हमने 9th में 3 से डिवाइड किया 0 रिमाइंडर आया, 10th में डिवाइड किया 3 से 1 रिमाइंडर आया, 11th में 3 से डिवाइड किया 2, इसके बाद फिर 12th में 3 से डिवाइड किया 0, यानी यहाँ से फिर 0 आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार का लॉजिक हमको दिखाई, एक पैटर्न नज़र आ रहा है। इस पैटर्न को मैं एक जगह नोट कर रखता हूँ। हमने जिससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, डिवाइड, और यहाँ पर हमें क्या मिला, रिमाइंडर। तो हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमको 0,1 मिला। 3 से डिवाइड करने पर 0,1,2 मिला। तो अब आप समझ सकते हैं किसी प्रकार से यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। बिल्कुल समझ सकते हैं आप। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि यदि हम 2 से 5 में डिवाइड करते हैं, 1 से 6 में डिवाइड करते हैं तो 0 रिमाइंडर आता है, 7 में डिवाइड करते हैं तो 1, ऐसे अगर हम और नंबर लेकर के डिवाइड करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 से डिवाइड करने पर कभी रिमाइंडर 2 आ सकता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि यदि हम किसी भी नंबर में जितनी भी डिवाइड करते हैं उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ सकता है। तो जो हम लोग मैथमेटिक पढ़ते हैं वो मैथमेटिक एक पैटर्न का अध्ययन करते हैं। मैथमेटिक में वो क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आपने 2 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर 0 और 1 प्राप्त हुआ, मतलब 2 से 1 कम, 2 कभी नहीं प्राप्त हुआ, 2 से 1 कम, 0 से लेकर के 1 तक रिमाइंडर। अगर 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 0 से लेकर के 2 तक, यानी कि इस 3 से 1 कम तक। 4 से डिवाइड करने पर इससे 1 कम तक का रिमाइंडर प्राप्त हुआ। इस बात का मतलब है कि
जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे एक कम तक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। और कहाँ से शुरुआत हो रही है? 0 से। हर एक डिवाइड में 0 से शुरुआत हो करके इससे एक कम तक का रिमाइंडर प्राप्त होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक सपोज किया कि अगर हम ये चेक करना चाहें कि क्या ये डिवाइड हमारा सही है कि नहीं सही, या डिवीजन ये सही है कि नहीं है, इसको क्या करते हैं, मान लीजिए इस 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं इस 3 में। तो 3 का मल्टीप्लाई कराया 3 में, कराइए 3 × 3 और क्या ऐड कर दें 0, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ये नंबर प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से यदि हम इसमें इसको चेक करें, इस 3 का मल्टीप्लाई कराया 3 में, कराइए 3 × 3 और क्या ऐड कर दें रिमाइंडर, तो हमें क्या मिलेगा? हमें 10th मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का मतलब है कि हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है, उसको देख करके हमने इस पूरे प्रोसेस को, इस स्टेटमेंट को कुछ सपोज कर लिया। मान लीजिए हम, जैसे आपको पता है कि यहाँ जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जिस नंबर में डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और यहाँ जो नंबर प्राप्त होता है उसे कहा जाता है कोसेंट। और इसके बाद यहाँ कोई नंबर लिख करके जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू प्राप्त होती है? रिमाइंडर प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ पर एक नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं वो बी नंबर है, बी से डिवाइड करते हैं, और इस नंबर को हम मान लेते हैं ए, तो ए में बी से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होता है यहाँ पर उसको मान लिया हमने क्यू। ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए इस क्यू के साथ मल्टीप्लाई करने पर यहाँ कोई नंबर लिखते हैं और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक रिमाइंडर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के आधार पर यदि जैसे हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया कि क्या ये हम एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, तो ये है कि यदि इस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करा करके इस रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो हमें यही वाला डिविडेंड मिल जाता है। इसका मतलब है यदि b का मल्टीप्लाई q में करा दें तो b का मल्टीप्लाई कराया q में और क्या ऐड कर दिया r, तो हमें क्या प्राप्त होगा? डिविडेंड प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये एक प्रकार से एक स्टेटमेंट प्राप्त होता है। ठीक, इस स्टेटमेंट को हमने क्या किया? व्युत्पन्न कर लिया। अब इस स्टेटमेंट में एक खासियत है, जैसे यहाँ पर देखिए जितने डिवाइड करते हैं उससे एक कम तक का रिमाइंडर प्राप्त होता है, लेकिन ये जो रिमाइंडर है, यानी कि यहाँ जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर किसके बराबर है? 0 के बराबर, और 0 से ग्रेटर है। तो 0 से ग्रेटर या इक्वल है, लेकिन किससे लेस देन है? b से लेस देन। ठीक है, यानी इस r की प्रॉपर्टीज है कि ये r हमेशा 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर है, लेकिन b से लेस देन। इस डिवाइजर से एक कम तक का रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट प्राप्त होता है ये स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। देखिए दो चीज़ें हमारे पास आती है, एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ well-defined steps which given a procedure
ए प्रोसीड्यूर, गिवन ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग a type of problem, ये होता है एल्गोरिथम। इसका मतलब है कि ये जो हमने स्टेटमेंट प्राप्त किया है, इस स्टेटमेंट को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं, वो दो प्रकार का अध्ययन करते हैं। एक आती है बात एल्गोरिथम का और एक आता है लेमा। लेमा किसे कहते हैं, एल्गोरिथम किसे कहते हैं, ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले चीज़ है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। ये एक प्रकार का स्टेटमेंट को प्रूफ करने का एक रूल यानी स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है जो गिवन ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक समस्या को हल करने का एक क्या होता है, सॉल्विंग ए टाइप, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप एक तरीका होता है। इसको जब मैं एग्जांपल लेकर बताऊंगा या सवाल हल करूँ तो आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। ठीक है, एल्गोरिथम यानी कि जिस चीज़ को अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ करने के लिए यदि हम इस स्टेटमेंट का, ये कि इसको बोलते हैं लेमा, इस लेमा का प्रयोग करके हम स्टेप बाय स्टेप हल करते जाएं। यानी कि इस पहले ये स्टेटमेंट लगाइए, पहले इसको लगाओ, पहले इसको डिवाइड करो, ऐसे करते करते हम उसको हल करते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट हम लगाते हैं, ये जो नियम लगाते हैं, उस नियम को बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, दूसरा है लेमा। वास्तव में लेमा जो होता है रियली वो लेमा ही एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसको हमने प्रूफ कर दिया। अब इसकी सहायता से किसी और चीज़ को या किसी और स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाए तो वह चीज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। ठीक है, तो देखिए लेमा क्या होता है। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। ए लेमा इज ए प्रूवन यानी प्रूफ किया गया एक स्टेटमेंट है। प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर, यूज्ड फॉर प्रूविंग used for proving another statement problem। लेमा, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, एक प्रूफ किया गया स्टेटमेंट है जिसका प्रयोग फॉर प्रूविंग अनदर यानी कि अन्य किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, एक प्रॉब्लम को प्रूफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ये एक प्रकार का क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि इस स्टेटमेंट को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसकी सहायता से हम किसी भी समस्या को, किसी प्रॉब्लम को प्रूफ करते जाएं और वो प्रूफ करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप चलता जाए तो उसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। थ्योरम नंबर 1.1 है हमारे पास जो एनसीईआरटी के सीबीएसई बुक में गिवन है और यहाँ पर हम अब पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। इसमें हमने आपको बताया कि एल्गोरिथम क्या होता है और लेमा क्या होता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि यदि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है वो सिंपल सा एक प्रकार का स्टेटमेंट है जिसको हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्यू में परिभाषित करते हैं। तो देखिए क्या है, गिवन पाइटी इंटीजर ए एंड बी, अगर दो पाइटी इंटीजर हैं, ये ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा में दो नंबर की बात करेंगे वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, ए और बी पाइटी इंटीजर होने चाहिए, धनात्मक। और देयर एग्जिस्ट जो हमें क्या देते हैं, यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर देते हों। ठीक है, और सेटिस्फाई किसको करता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है।
जिसे हमने आपको प्रूव करके दिखाया कि क्या ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो यानी अगर एक और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता हो। दूसरी चीज़, इसमें जहाँ आर की वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर आर इक्वल टू लेकिन बी से लेस देन। ठीक है, अब अगर हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गया तो अब हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग किस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं। तो वो है दो इंटीजर या दो कोई भी इंटीजर नंबर जैसे ए और बी हैं उनका आपस में क्या है निकालना। एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर मैंने 3 स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप लिखा है। तो जैसे हमने कहा कि ये जो ए स्टेटमेंट है जिसको मैंने प्रूफ करके लिखा, अब इसका प्रयोग किसी और भी किसी प्रॉब्लम को प्रूफ करने के लिए करते हैं तो ये एक प्रकार का यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। और यदि हम ये कहें कि इस लेमा का प्रयोग हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका, ये जो स्टेप हम लिखें स्टेप बाय स्टेप तरीका अपनाते हैं तो इस तरीके को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए सबसे पहले काम होगा अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहले इस एक यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे जो ए और बी में हम लगाएंगे। ठीक है, ऐसे तो ये आपको अच्छी समझ में नहीं आएगा, मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ तो आपको अच्छी समझ में आएगा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, तो मैं आगे इसको क्वेश्चन हल करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिटाता हूँ। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में हमें एक एनसीईआरटी की किताब में क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। इसमें हमें इन दोनों नंबरों का जो कि इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है, इन दोनों का हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से एचसीएफ को निकालना है। तो सबसे पहला काम होगा हमें इन दोनों में कंपेयर करना कि जैसे हमने लिखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये जो हम ए और बी लेते हैं, इस ए और बी में ए जो नंबर होता है वो क्या होता है ग्रेटर, जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा था स्टेप बाय स्टेप, उसमें ए वाला नंबर बड़ा और बी वाला नंबर छोटा होता है जिससे हम इस ए नंबर में बी से डिवाइड कर सकें। तो यहीं पर हम कंपेयर करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो गिवन है एचसीएफ ब्रैकेट 125 एंड 225, हमें इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालना है। सबसे पहला काम होगा यहाँ पर 125 क्या है लेस 125 लेस, मतलब कि इसमें सबसे बड़ी नंबर है 225, तो ये सबसे छोटी है और 225 सबसे ग्रेटर है। इसका मतलब कि जो ग्रेटर है उसको हमें लेना है ए और जो लेस यानी छोटा है उसको लेना है बी। तो हमने ऐसे मान लिया। अब अप्लाई करते हैं, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अप्लाई कीजिए, ए के स्थान पर 225 इक्वल टू बी की स्थान पर 125 और साथ में अब ध्यान दीजिएगा इसको हमें एक रफ काम पर इस प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। तो उसको ध्यान से देखिए, जो हम स्टेटमेंट यहाँ पर क्रिएट किए थे उस स्टेटमेंट का प्रयोग एक किसी समस्या को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने किया जाता है। तो जिसे यहाँ पर हमने लिखा है ए का जो वैल्यू है वो 225 पे, तो 225 में सबसे पहले आप डिवाइड कीजिए 125 से। तो ये हमें ये 125 से एक बार में 125 आया और हमें रिमाइंडर प्राप्त हुआ 001 यानी 100। अब फिर क्या करते हैं, इस 100 से हम डिवाइड करते हैं 125 में। ठीक है, मतलब जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप जो पढ़ा था उस स्टेप में दूसरी स्टेप में क्या था, पी और आर में फिर से क्या करते हैं उसी यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फिर से अप्लाई किया तो 100 से डिवाइड किया कितनी बार में
1 बार में 100 हुआ 100, और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करके कितना प्राप्त किया 25। फिर अब इस 25 पे हमने डिवाइड किया किसमें 100 में, तो 100 में डिवाइड करने पर आता है 4 बार में 100, और सब्ट्रैक्ट करने पर 0 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार के स्टेटमेंट फॉलो किया। इन तीनों स्टेटमेंट को यहाँ पर क्रम से इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में स्टेप बाय स्टेप रखते जाएंगे। जैसे 125 से हमने डिवाइड किया 225 में, तो कितनी बार में डिवाइड हुआ, पहले प्रोसेस में 1 बार में, यहाँ लिख दिया 1, फिर यहाँ पर प्लस, जैसे हमने आपको बताया था इस फॉर्मूले में क्या रखा जाता है, जैसे हम लिखते हैं ऐसे A बराबर BQ प्लस R, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ है 100, तो यहाँ लिख दिया 100। क्या यहाँ रिमाइंडर 0 आया? नहीं। इसका मतलब कि फिर से हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। अब किस में अप्लाई करेंगे? अब हम B और R में अप्लाई करेंगे, मतलब ये वाला नहीं, ये वाला प्रोसेस इस B और R में यहाँ पर फिर से अप्लाई किया। ठीक, तो अब देखते हैं क्या प्राप्त होता है। यहाँ देखते हैं चूँकि R नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर फिर से अप्लाई करते हैं, मतलब कि इस स्टेटमेंट के आधार पर जैसे पहले वाले में हमने जो अप्लाई किया उसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब फिर अप्लाई किस में लगाएंगे, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा 125, मतलब B और R में हमें, ये R है, इस B और R में यहाँ पर फिर से हम अप्लाई करते हैं। तो अब इस स्थिति में ये जो है 125 A की वैल्यू होगी और 100 B की वैल्यू, 1 Q की वैल्यू और 25 R की वैल्यू। तो यहाँ लिख सकते हैं 125 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है 225। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं R नॉट इक्वल टू 0, फिर इसको अप्लाई करते जाएंगे तीसरे वाले स्टेप के आधार पर। फिर यहाँ से इसमें हमने B और R में फिर यहाँ अप्लाई किया यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हम देख रहे हैं कि 25 से डिवाइड करने पर 4 बार में 0 रिमाइंडर आता है। तो इस स्थिति में जो 100 है ये है A की वैल्यू, 25 B की वैल्यू, 4 Q की वैल्यू और ये 0 R की वैल्यू। तो इस स्टेटमेंट में फिर से रखते हैं, यानी कि 100 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई कितनी बार में 4 बार, प्लस में कितना आया रिमाइंडर बेटा 0। तो हम देख रहे हैं कि R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0। क्यों R इक्वल टू 0 होता है? तो हम कह सकते हैं कि जो तीसरी स्टेप हमने लिखा था उस तीसरी स्टेप में हमने दूसरे स्टेप में बताया था कि दूसरे स्टेप में जब भी R इक्वल टू 0 होता है तो समझिए वही जो B की वैल्यू है वही उस दोनों नंबर पॉजिटिव नंबर का क्या कहलाता है HCF। इसका मतलब यहाँ पर देख रहे हैं R इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ इसको 125 एंड 225 इक्वल टू लिखेंगे 25। ये हो गया आंसर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान है। तो इसको एक नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन काट लो जल्द से। ठीक है, मिटाता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 196 एंड 38220 इन दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर का हमें HCF निकालना है। तो बिल्कुल वैसे ही आप एक काम रफ कंपेयर कर लीजिए। इसमें दिख रहे हैं आप सबसे ग्रेटर कौन है 38220, इस नंबर में हम 196 जो कि सबसे छोटी है इससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड कराइए, कितनी बार में डिवाइड होगा? सबसे पहले 196 से 382 में डिवाइड करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 196 से 2 बार में आता है, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 18 में 1 जोड़ दिया 19, 19 को 9 और कैरी लग गया 1, 2 1 जा 2 1 3, 392 और यहाँ पर लिखा है 382। तो 1 बार में इसको ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ लिखा 196 1 जा 196 और इसको सब्ट्रैक्ट किया 6 6 12 9, यहाँ पर 17 हो जाएगा 8 बार और यहाँ पर आया 1 186।
अब इस 186 के बाद इस 2 को यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। अब इस पर फिर से डिवाइड कराइए, देखिए कितना आता है। वन 196 से इसमें डिवाइड कराना है, तो इसको मैं ले जाता हूँ 7 बार 196 का, 7 बार में 7 6 जा 42, 4 कैरी, यहाँ कैरी लगेगा, 7 9 जा 63, 63 में 4 को ऐड कर दो 70, तो 70 को 0 और यहाँ पर कैरी लगा दिया 7, 7 1 जा 7 और 7 कितना हुआ 14, मतलब कि हमें मिल गया 1402 और ये हमें इतना प्राप्त हुआ। इससे और अधिक बार ले जाते हैं, 196 से इसको मल्टीप्लाई कराइए 8 बार, तो 8 बार में मुझे लगता है 9th बार होगा, 9th बार ले जाते हैं। ये आएगा 2 और ये 2 नहीं 4 आएगा, एट कैरी, 9 1 जा 9 और 8 17, इतना आया। तो 9 बार में मुझे लगता है ये चलेगा, तो ले आते हैं 9th बार। 9th बार में 1764 आया, ठीक। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आएगा 8 9, ठीक 98। अब इसको रिप्लेस कर दिया 0। अब 196 से 980 में डिवाइड करते हैं, तो कितना प्राप्त होगा, 196 और 98 में 8 बार में 196, 8 जा 8 होगा, 7 कैरी, 8 कम 8 1 जा 8 और 7, ये देखिए तो अधिक चला गया ना, तो इसको लेते हैं। यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई कराते तो 5 और 9 5 बार में हमको लगता है, ठीक है 5 बार में लगता है। देखते हैं 5 बार में 196 में 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 जा 30, हाँ 3 कैरी, 5 9 जा 45, 45 में 3 को ऐड कर दें, फिर 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 9 9, ये तो एक बार में ही ख़त्म हो गया। मतलब कि ये 5 बार में पूरी तरह से कितना आ गया, 980, ये रिमाइंडर 0 आ गया। 1 स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है कि यहाँ पर फिर से यहाँ अप्लाई करते हैं, यहाँ देखते हैं 196 इज लेस देन और 38220 इज ग्रेटर, ठीक है। तो जो लेस है उसको मानते हैं कितना, बी और ये ए, तो यहाँ पर अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई कीजिए। वन 196 यानी कि पहले लिखेंगे 38220 इक्वल टू 196, और 196 में कितनी बार में आया, 195 और प्लस में रिमाइंडर 0, तो यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो पहले स्टेप में यहाँ लिख सकते हैं कि HCF
ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल टू कितना, जो ये बी है यही वैल्यू इस दोनों पॉजिटिव इंटीजर नंबर का एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है 867, 255 एंड 867 इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहला काम होगा, हमें इन दोनों का एक जगह डिवीजन मेथड निकालते हैं। यहाँ पर 867 सबसे ग्रेटर है और 255 लेस, कितने बार में मल्टीप्लाई होगा बताइए? 4 बार में, उससे कम ले जाते हैं। 8 3 बार में, 3 बार ले जाइए। 3 बार में ले गया, 15 आया, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और एक 16 को 6 कैसी कैरी 1 और 3 8 जा 3 2 जा 6 और एक 7। ये सब्ट्रैक्ट किया तो हमें प्राप्त हुआ 2 0 1। अब इस स्टेप को फिर से बी और इस रिमाइंडर में यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं। तो फिर से अप्लाई किया 102 से 255 में, तो ये 2 बार में 2 2 जा 4, 2 0 0 और 2 1 जा 2, कितना आएगा 155। अब इस फिर से स्टेटमेंट लगाते हैं, फिर से स्टेटमेंट। अब इस बी और आर में फिर दोबारा हम डिवीजन करते हैं, तो देखिए कितना आता है। 51 से 102 में डिवाइड किया, 2 बार में देखिए होता है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को यहाँ पर नोट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो यहाँ देखते हैं 255 लेस देन और 867 ग्रेटर, तो ये किसका, ये ए होगा और ये बी। ठीक, अब इसको अप्लाई कीजिए, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहली स्थिति में ये जो पहला स्टेटमेंट, इसमें 867 सबसे ग्रेटर है, इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई कितनी बार 3 और रिमाइंडर कितना आया 102। तो यहाँ आप देख रहे हैं आर नॉट इक्वल टू 0। फिर तो इसको अप्लाई करते हैं इस स्टेटमेंट के आधार पर। तो यहाँ लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई कितनी बार में आया 2 बार में, और रिमाइंडर कितना आया 51। यहाँ भी देख रहे हैं आर नॉट इक्वल टू 0। और फिर से अप्लाई करते हैं, ये तीसरा स्टेप। ठीक, तीसरा स्टेप है 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई कितनी बार में 2 और रिमाइंडर क्या बचा 0। तो यहाँ देख रहे हैं आर इक्वल टू 0। ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ एचसीएफ किस, एचसीएफ ऑफ 255 एंड 867 इक्वल टू 51, ये आंसर आया। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल। इस प्रकार से वैल्यू बदल कर देता है, तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट के आधार पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।